जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन रिजल्ट्स फॉर्मली 3 मार्च को अनाउंस किए जाएंगे। 3 मार्च को क्यों अनाउंस किए जाएंगे और ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और इसके अलावा आज के वीलाक में रऊफ हसन साहब की अमरीकी शहरियत निकल आई, इस पर बात होगी। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार चल के क्यों जा रही है, कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब को कायल तो नहीं कर लिया कि आपको अल्टीमेटली मेरे पास आना पड़ेगा। ये भी इसी वीलाक के अंदर डिस्कस होगी। फिर इमरान खान साहब की कुछ कामयाबियां हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। फिर असद तूर साहब के बारे में बात होगी, वो 36 घंटे से बगैर कुछ खाए पिए FIA की हिरासत में हैं, वो भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं, ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी वीलाक के अंदर बताया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लिए हैं और कल रात अचानक इसके टिकट चलने शुरू हुए और उसमें बताया गया कि बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन इलेक्ट हो चुके हैं। फिर उमर अयूब साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल हो चुके हैं। यास्मीन राशिद साहबा बिला मुकाबला पंजाब की सदर हो चुकी हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी बिला मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा के सदर बन चुके हैं। और ये रिजल्ट्स मुरतब हो गए हैं, लेकिन इन रिजल्ट्स को 3 मार्च को अनाउंस किया जाएगा। और 3 मार्च को इसलिए अनाउंस किया जाएगा कि इससे पहले पार्टी ने 3 मार्च को इलेक्शंस करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था। लिहाजा अगर आप उससे पहले अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने इलेक्शंस तो 3 मार्च को रखे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो आपने 29 को अनाउंस कर दिए। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो फिर दोबारा उनको ज़ाहिर है वहाँ पे केस भुगतना पड़ना था। इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया है कि रिजल्ट्स 3 मार्च को अनाउंस किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आप इत्तेहाद के अंदर हैं और उसी के बैनर के नीचे आप असेंबलियों में पहुंचे और दूसरी तरफ आप अपनी पार्टी का इलेक्शन भी करवा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह हो सकती है कि अगर आप अपनी पार्टी के इलेक्शंस नहीं करवाते तो फिर आपकी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता नल एंड वाइड हो जाएगी और वो अपनी अहमियत खो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं और फिर उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं और कहें जी हमारा जो इंतखाबी निशान है वो हमें वापस किया जाए। तो एक साइड से पार्टी अपने आप को इंटैक्ट कर रही है ताकि अगर नए इलेक्शंस हों तो उसके तहत हों, और साथ ही वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जरिए असेंबलियों के अंदर भी बैठी हुई है। तो ये असेंबलियों के अंदर भी मौजूद हैं और साथ साथ अपनी पार्टी को हर लिहाज से सिक्योर भी कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है और मुझे बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि अब जाके बड़ी अक्लमंदी के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता सियासत खेल रहे हैं। एक और चीज़ है जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास तीसरी मरतबा कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई और इस बार उमर अयूब साहब गए और साथ असद कैसर साहब भी थे। तो वैसे इमरान खान साहब की कामयाबी समझता हूँ कि वो उस मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी विकेट पे ले आए हैं कि जो इमरान खान साहब को पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार करार देते थे और ये कहते थे कि ये यहूदी एजेंट हैं और पाकिस्तान और इमरान खान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तो आज इमरान खान साहब की कामयाबी है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायल कर लिया है कि आपने अगर चलना है तो हमारे साथ चलना है, किसी और सियासी जमात के साथ आपकी दाल नहीं गल सकती और ये लोग आपके अहल नहीं हैं कि ये आपका जो मौक़िफ़ है उसको कैरी कर सकें। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की कामयाबी है कि ये उस इमरान खान को बार बार अपने दरवाजे पर ला रहे हैं जैसे जो इनको अजीबो गरीब किस्म के अलकाबात से नवाजता होता था और जो ये कहता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ज़ाहिर है अब इतनी बार कहा गया है कि उसको कहने में हर्ज नहीं है, जो इन्हें मौलाना डीजल भी कहते होते थे और फिर ये भी कहते थे कि ये हर चीज़ के ऊपर बिक जाते हैं और ये हर बार अपना मौक़ा बदल रहते हैं और हर सियासी जमात के साथ बैठ जाते हैं वगैरह वगैरह। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें हैं जो मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता। तो या तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब को खींचने में कामयाब हो गए हैं या फिर इमरान खान साहब मौलाना को खींच के अपनी विकेट पर ले आए हैं। अब वो एहतजाज जो इमरान खान की पार्टी नहीं कर सकती वो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के बिहाफ पे करेंगे। और सूरत भी बड़ी दिलचस्प है कि उस खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे मौलाना को सबसे ज़्यादा एतराज़ है कि वहाँ से मेरी सीटें खींची गई हैं और वो खींच के इमरान खान साहब को दे दी गई हैं, उसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना उस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं जिनके बारे में उनका ख्याल ये है कि उन्होंने इनका मैंडेट चोरी किया है। तो बहरहाल अब ये दुनिया बड़ी हैरत से देख रही है कि मौलाना का पुराना मौक़िफ़ क्या था, आज का मौक़िफ़ क्या है, इमरान खान साहब का पुराना मौक़िफ़ क्या था, आज का मौक़िफ़ क्या है। बहरहाल वहाँ बार बार आया जा रहा है और जाया जा रहा है। कल जब वहाँ पे उमर अयूब साहब पहुँचे, गाड़ी से उतरे तो उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप मौलाना के पास क्या लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं वोट मांगने आया हूँ। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप स्पीकर नहीं बन सकते, लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट इतने बाबरकत हैं
कि आपको बार बार मौलाना के पास जाना पड़ रहा है, उनका हलवा भी खाना पड़ रहा है, उनके पीछे नमाज भी अदा करनी पड़ रही है, और आप 10-15 मिनट पहले मौलाना की तारीफ भी करते हैं। तो क्या ज़माना है, क्या वक्त है और क्या यू टर्न्स हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से। बहरहाल ये फैसला अभी मुश्किल है कि इमरान खान साहब मौलाना को खींच के लाए हैं या मौलाना इमरान खान साहब को खींच के लाए हैं, लेकिन सरदस्त मैं इसे इमरान खान साहब की कामयाबी समझता हूँ। इमरान खान साहब की एक और बड़ी कामयाबी है जिसका जिक्र ना करना मेरा ख्याल है जमहूरियत के साथ भी मजाक होगा और सियासी तौर पर तस्लीम ना करना एक सियासी बेईमानी भी होगी। वो ये है कि इमरान खान साहब के सारे रास्ते रोके गए थे, इसके बावजूद उन्होंने 270 लोगों को टिकट्स जारी किए और 270 लोगों ने अलग अलग इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा, और उसमें ऐसे इंतखाबी निशान भी थे कि जिनके अंदर अगर आप बड़े गौर से भी देखें तो आपको उस इंतखाबी निशान को तलाश करने में बड़ा टाइम लग जाता। मसलन एक बैलेट पेपर के ऊपर चिड़िया का निशान भी था, साथ फाख्ता का निशान भी था, साथ कबूतर का निशान भी था। तो इन तीनों में से शनाख्त करना बड़ा टेक्निकली मुश्किल था कि हमने किस उम्मीदवार को वोट देना है, किसके ऊपर मोहर लगानी है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का कमाल देखें कि उसने अपने उम्मीदवारों को बाकायदा वोट डलवाए, लोगों को मजबूर किया कि आपका ये इंतखाबी निशान है इस हलके में और आपने इस उम्मीदवार को वोट देना है, और वाकई उस नताइज ने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। तो इस चीज़ ने साबित कर दी कि इमरान खान वाकई ही एक पावरफुल सियासी फिगर है, और वो अगर खंबे को भी टिकट देगा या खंबे को भी सपोर्ट करेगा तो उसको फिर वोट मिलेंगे। इस सियासी हकीकत को मेरा ख्याल है रियासत को भी मानना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को भी मानना चाहिए। अब अगर हम इसको नहीं मान रहे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की इस कामयाबी को अप्रिशिएट आने वाले दिनों में किया जाना चाहिए। मैं बहरहाल इसे बार बार कर रहा हूँ। यहाँ पे दो ऐसे कंट्राडिक्शंस भी हैं इमरान खान साहब की तरफ से जिसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। पहला कंट्राडिक्शन जो है वो असम्बली का इजलास है कि आप इन इलेक्शंस को नहीं मान रहे। आप ये कह रहे हैं सारा मैंडेट चोरी का है और ये जाली असम्बली है, लेकिन उसी असम्बली के अंदर आप हल्फ भी उठा रहे हैं, आप दस्तखत भी कर रहे हैं, आप उसी असम्बली के अंदर से अमरात भी लेंगे, आप उसी असम्बली में से तनख्वाहें भी लेंगे, आप उसी असम्बली के अंदर से एक पासपोर्ट भी लेंगे जिसके ऊपर आप 46 मुल्कों के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आपको हवाई जहाज़ के टिकट्स भी मिलेंगे, मेरा ख्याल है 10 या 12 आपको बिजनेस क्लास टिकट्स भी मिलेंगे सालाना। फिर आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर। तो आप फिर अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी पार्लियामानी कमेटी का चेयरमैन बन जाते हैं तो आपको गाड़ी भी मिलेगी, स्टेनोग्राफर भी मिलेगा, पूरा स्टाफ भी मिलेगा और आपको दफ्तर भी मिलेगा। तो सारी मरात आप इस असम्बली की ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जैली असम्बली है, हम इनके नताज को नहीं मानते, हम एहतजाज करेंगे। तो सर आपने यहाँ एहतजाज करना है या आपने इसको नहीं मानना, या फिर आपने मानना है और फिर आपने बाकायदा इसका हिस्सा बनना है। तो ये अजीब सी बात है कि ऊँट के ऊपर बैठ भी रहे हैं और ऊँट के ऊपर बैठ भी नहीं रहे। तो ये तजाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तजाद से बाहर निकलना पड़ेगा। और सेम मैं दूसरी पार्टीज़ के से भी दरख्वास्त करता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि बड़ा मैंडेट चोरी हुआ है और वो भी इसको नहीं मान रही, लेकिन वो भी बैठी हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब का कमाल देखिए कि उन्होंने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बना लिया, अपनी साहबजादी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना लिया और ख़ुद नाराज़ होकर साइड पर भी बैठे हुए हैं। यानी वो इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशरी भी हैं और साथ साथ वो इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला था, और दोबारा वो मामलात को 2017 पे ले जा रहे हैं। तो ये कमाल है इनका। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी कमाल देखें कि आज उन्होंने कौमी असम्बली में वो गए भी और वहाँ पे उन्होंने हल्फ भी उठाया, फिर उन्होंने दस्तखत भी किए, उनके तमाम अरकान भी वहाँ पहुँचे और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस असम्बली को नहीं मानते, हम स्पीकर को वोट नहीं देंगे, डिप्टी स्पीकर को नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे, प्रेसिडेंट को वोट नहीं देंगे। तो अजीब बात है कि आप वोट जब देने लगते हैं तो उस वक्त वो असम्बली हराम हो जाती है आपके लिए, लेकिन जब पूरी मरात लेनी है और आपने अपने आप को MNA डिक्लेयर करना है तो वो असम्बली आपके लिए हलाल हो जाती है। अजीब सी ये तजाद है। सेम MQM के साथ भी है। तो मैं इस असम्बली को तजाद का मजमूआ भी समझता हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा लीड जो है वो इमरान खान साहब ले रहे हैं कि उनके सारे अरकान तमाम मरात लेंगे, हर बेनिफिट्स जो असम्बली का है वो उसको इंजॉय करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा गवर्नमेंट भी बना रहे हैं इसी जाली मैंडेट के साथ, लेकिन साथ साथ इस इलेक्शन को नहीं मान रहे, उसके नताज को नहीं मान रहे, इसके मैंडेट को नहीं मान रहे। तो क्लैरिटी बहरहाल होनी चाहिए, या तो ये इलेक्शंस फेयर हैं और अगर फेयर हैं तो ठीक है, आप फिर इसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम ना लगाएं, और या फिर ये फेयर नहीं है और अगर ये फेयर नहीं है तो फिर आप किसी जगह गवर्नमेंट ना बनाएं, फिर आप किसी असम्बली का हिस्सा ना बने। कि अजीब सी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि वुज़ू टूट गया है लेकिन नमाज भी जारी है, तो ये कैसे मुमकिन है?
किसी एक साइड पे आपको जाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ये कैसे हो सकता है कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है? इस तरह नहीं चल सकेगा। तो आपको इस कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा। सेम इस तरह रऊफ हसन साहब की बात है कि रऊफ हसन साहब ने IMF को खत लिख दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ठीक नहीं हुए, 30% जो हल्के हैं उनको खुलना चाहिए और उनका ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट भी 2 हफ्तों के अंदर होना चाहिए, और पतन और फाफन जो है उसके मैकेनिज्म के तहत होना चाहिए। तो वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में बड़े परेशान है। लेकिन साथ ही उनकी अमरीकी शहरियत निकल आई, एक पासवर्ड है सर्कुलेट कर रहा है हर जगह पर, ये वो उसके मुताबिक वो अमरीकी शहरी हैं, और उन्होंने बाकायदा अमेरिकन शहरियत जो है वो हल्फ उठा के लिए, और उस हल्फ के मुताबिक वो अमेरिका के किसी मफाद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो एक साइड पे आप अमेरिकी शहरी हैं और पाकिस्तान के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी साइड पे आप पाकिस्तान के रिश्तेदार बने हुए हैं, और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हैं वो फेयर होने चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है रऊफ हसन साहब से है कि अपनी पोजीशन क्लियर करें। ये कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स 2 मुख्तलिफ मुल्कों का शहरी है, और वो एक ऐसे मुल्क के अंदर बैठा हुआ है जहाँ पे उसका लीडर ये कह रहा है कि हम अमेरिका की गुलामी से निकलना चाहते हैं, और वो कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, और आप उस पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और उस मुल्क के खिलाफ तर्जुमानी कर रहे हैं जिसके खिलाफ उसका लीडर जो है वो झंडा उठा के फिर रहा है, और साथ ही आपकी जेब में नेशनलिटी है उस पार्टी की जिसके बारे में इनका लीडर जो है वो कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, और हमने उस मुल्क की गुलामी से निकलना है। तो इमरान खान साहब से भी पूछना चाहिए कि जिस मुल्क की गुलामी से निकल रहे हैं उसी मुल्क का एक शहरी आपकी तर्जुमानी कर रहा है। और दूसरा रऊफ हसन साहब से भी पूछना चाहिए कि जनाब आप इस मुल्क को आज़ाद करना चाह रहे हैं उस मुल्क की शहरियत के साथ जिससे ये आपकी पार्टी आज़ादी चाहती है, तो आप अपने आप को क्लियर तो करें कि आप इस मुल्क के तर्जुमान हैं या आप उस मुल्क के तर्जुमान हैं। आपने इस मुल्क को आज़ाद करना है या आपने उस मुल्क को आज़ाद करना है। तो ये एक अजीब सा तजाद है कि आप उस मुल्क की शहरियत लेके इस मुल्क को गुलामी में दे रहे हैं, या फिर इस मुल्क के लिए आप एक थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। तो अजीब सी बात है। तो रऊफ हसन साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है कि आप दूसरे मुल्क की शहरियत लेके पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिज्म है उसके आप रिश्तेदार बने हुए हैं। तो इस तरह तो मामला नहीं चल सकता। तो ये पार्टी का कमाल है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखें जहाँ पे प्लस पॉइंट्स हैं मैंने उसकी तारीफ़ की, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में तो किसी ने सोचना है। अब हम असद तूर साहब की तरफ आते हैं। असद तूर साहब ज़ाहिर है इस वक्त FIA की हिरासत में है, 5 दिन का रिमांड है, और अब उनके वकील ने यह डिक्लेयर किया कि 36 घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया और उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कुछ खा पी नहीं रहे, वो भूख हड़ताल पे हैं। तो जब एक शख्स भूख हड़ताल पे होगा तो आप खुद उसकी एनर्जी लेवल का अंदाज़ा लगाएं या उसकी सेहत का अंदाज़ा लगाएं। कल वैसे उनकी वालदा जो थी मुलाकात करने के लिए उनके पास गई थी, और वो खासी वरीड है उनकी सेहत से रिलेटेड। तो अगर तो FIA के पास कुछ सबूत है, वो ये समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है या इसने पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाया, तो ठीक है, फिर आप उनके खिलाफ केस करें और उन्हें अदालत में लेके जाएं, फिर उनको सज़ा दिलवाएं। और अगर कोई ऐसी चीज़ सॉलिड नहीं है तो फिर उन्हें एक टेरिबल एग्जाम्पल बनाने की कोशिश ना करें। मीडिया वाकई आज़ाद है और उसकी आज़ादी जो है वो इंश्योर करता है हमारा आइन, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इमरान रियाज साहब जो हैं वो भी जेल के अंदर हैं, असद तूर साहब भी जेल के अंदर हैं, और अगर हमने इस तरह लोगों को राय की बुनियाद पर डिवाइड करना शुरू कर दिया तो फिर ज़ाहिर है अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि पूरा मीडिया ही जेलों के अंदर होगा। इसकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो सारे मीडिया को उठा के वो जेल में डाल देगा, और कुछ अपने लोग जो है वो सामने ले आएगा, और जब किसी दूसरे की गवर्नमेंट आएगी तो इन सब को उठा के वो जेल में डाल देगा और वो भी अपने लोग ले आएगा। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकेगा। एक ट्रांसपेरेंट मेरा ख्याल है व्यू कम से कम जस्टिस के मामले में होना चाहिए कि वहाँ पे इंसाफ वाकई होता हुआ नज़र आए। तो अगर तो वो मुजरिम हैं तो आप उन्हें सज़ा दें, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो फिर उनके साथ इस किस्म का सलूक ना करें कि वो आपकी हिरासत में भूख हड़ताल पे हो और खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा हो जाए।